दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आपका स्वागत करता हूं अपने इस जोश नेट चेयरअप चैनल पे। और चलिए आज का शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो विषय है बहुत ही रोचक है और बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है और इससे प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं और अंत में हम देखेंगे, प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी रीच बढ़े और हमें अच्छा लगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि का इतिहास। ठीक है, देवनागरी कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में आज हम जानना शुरू करेंगे। देवनागरी का मतलब क्या है? तो देवनागरी का मतलब आप जान ही रहे हैं, जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है, लिपि। तो देखिए, देवनागरी क्या है? यह एक लिपि का नाम है। लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? जो हम ध्वनि बोल रहे हैं उनका जो चित्रात्मक संकेत होता है। ठीक है, ध्वनि संकेतों को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो यही है लिपि। ठीक है, याद रखेंगे। लिपि बहुत सारी होती है, जैसे कि आप सबसे पहले आपको देवनागरी लिपि का क ख ग ना, क जो हम बोल रहे हैं वह ध्वनि है और इसी की चित्र एक बना दिया गया कि इसी को क माना जाएगा, तो चित्रात्मक लिपि हो गई ना। ऐसे ही ABCD आपने पढ़ा है, ए जो ही बोला उसका यह चित्रात्मक प्रस्तुति है, तो इसी को लिपि बोलते हैं। इतना तो आप जानते होंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि ध्वनि संकेत है। लिपि क्या है? लिपि क्या है? एक ध्वनि संकेत है। क्या है? ध्वनि संकेत। ठीक है, और अब देखते हैं। देखिए, लिपि जो प्राचीन लिपियां हैं हमारे भारत में, जो कि बहुत दिनों से रही हैं, वो 3 प्रकार की हैं। यह 3 प्राचीन लिपियां हमारे यहाँ रही हैं। एक है सिंधु घाटी की लिपि। ठीक है, सिंधु घाटी की लिपि, इसका आप जानते ही हैं। यह क्या है? चित्रात्मक है ना, और बहुत सारे ध्वन्याक्षर भी हैं। और यह इसमें हंटर ने कहा कि इसमें लगभग 253 जो हैं ध्वनि संकेत हैं, ध्वनि चिन्ह हैं इस लिपि में। किसी ने माना कि 238 और स्मिथ ने सबसे अच्छा मतलब एग्जाम्पल दिया था, 396 बताया स्मिथ और गॉड ने। कहा कि 396 के आसपास चिन्ह हैं। जैसे हमारे पास कितने हैं? कोई 44 बोलता है, कोई 33 बोलता है। जैसे हमारे अल्फाबेट्स जितने भी हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं? 26। तो इसमें इतने प्रतीकों का सहारा लिया जाता था। हालांकि अभी इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, इसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए यह एक अलग चीज है। दूसरी जो लिपि थी वह है खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी लिपि कहाँ प्रचलित थी सबसे ज्यादा? तो पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत का मतलब होता है जो आपका ये राजस्थान है। ठीक है, और पाकिस्तान, पहले अफगानिस्तान, गंधार, यह जो आते थे एरिया, यह सब पश्चिमी भारत में आते थे। क्योंकि हम जब पाकिस्तान के बनने की पहले की यह बात है, जब भारत बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी। और इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अरमाइक लिपि से हुआ था। किससे हुआ था? अरमाइक लिपि से ना। अरमाइक लिपि से इसका निर्माण हुआ था, खरोष्ठी लिपि का। ठीक है, तो और खरोष्ठी लिपि कैसी थी? यह दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती है ना। जैसे हमने इधर से देखिए इस तरफ की तरफ लिखा, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा जाता था, इस तरफ से इस तरफ लिखा जाता था, दाएं से बाएं तरफ। खरोष्ठी जैसे उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि ऐसे था। अरमाइक लिपि से इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो प्रमाण जो मिला, सबसे पहला प्रमाण, वह प्रमाण कहाँ था? वह प्रमाण था शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से मिला था। शाहबाजगढ़ी ना, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यहां से इसका प्रमाण प्राप्त होता है। तो यह हमारी जो हो गई 2 प्राचीन भाषाएं, प्राचीन लिपियां हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक और लिपि हमारी आती है ना, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी। अब यह इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी आपके कुछ मिनट बाद शुरू हुआ पता लगेगा ना। देखिए, यह है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो है, बूलर के अनुसार, बूलर ने कहा कि यह जो सामी लिपि है, सामी लिपि से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। निर्माण मानते हैं। कौन मानता है सब? बूलर। याद रखिएगा, यह पूछ सकता है सीधे सीधे। बूलर के अनुसार सामी लिपि से इसका निर्माण हुआ है। सामी उत्तरी यूरोप की एक लिपि है। उत्तरी यूरोप। ठीक है, उत्तरी यूरोप मतलब आप जानते ही होंगे, नॉर्वे, स्वीडन और जो फिनलैंड है उधर का जो बेल्ट है, और रशिया। ठीक है, रसिया का भी उत्तरी यूरोप में आता है। तो यह जो है वहां से प्रभावित थी ब्राह्मी लिपि।
तो इसको ध्यान रखिएगा। यह किसके अनुसार? वुलर के अनुसार। ब्राह्मी लिपि में वुलर ने क्या माना? ब्राह्मी लिपि में इन्होंने माना कि ब्राह्मी लिपि में 41 जो हैं वह क्या होते हैं? संकेत होते हैं, ध्वनि संकेत। 41 में जो 9 हैं वह स्वर हैं और 32 जो हैं वह व्यंजन होते थे। ठीक है, तो इतने अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह सामी लैंग्वेज से विकसित हुई है, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था वुलर का। कनिंघम के अनुसार, कनिंघम ने क्या बताया कि चित्रलिपि के आधार पर, उन्होंने उसका नाम नहीं बताया लेकिन कहा कि कनिंघम ने कहा कि कोई चित्रलिपि थी जिससे, चित्रलिपि से ब्राह्मी का आविष्कार हुआ है। यह कौन मान रहा है? कनिंघम ना, कनिंघम ने ऐसा माना है चित्रात्मक लिपि से। और इसका प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? इतना याद रखिएगा, प्राचीनतम प्रमाण मिला है पिपराला स्तूप से, बस्ती में मिला है पिपराला स्तूप, बस्ती से। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, पिपराला से मिला है इसका प्राचीन प्रमाण। और राजवली पांडे ने बताया कि इस जो ब्राह्मी है वह ब्रह्म की रक्षा के लिए, ब्रह्म की रक्षा के लिए, या फिर जो ब्रह्म वाली संस्कृति थी उसकी रक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ है, वेदों की रक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, किसने? राजवली पांडे ने माना था। अब इतना हो गया। अब इंपोर्टेंट यह क्यों है? अब आगे पता चलेगा कि यह इंपोर्टेंट क्यों है ना। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि 2 शैलियां इसकी थी, एक दक्षिण शैली। आप जानते ही होंगे कोई भी लिपि है ना, यदि उसका मानक जो नहीं बना है तो वह धीरे धीरे परिवर्तित होती जाएगी। और हैंड राइटिंग जानते ही हैं, सबकी अलग अलग होती है, कोई उतारा, कोई उसका दूसरा नकल, तीसरा नकल से 10-12 नकल के बाद वह क्या होने लगती है? थोड़ा सा उसमें अंतर आने लग जाता है ना। तो दक्षिण शैली थी और उत्तरी शैली थी, उत्तरी शैली। बात का बतंगड़ एक आपने देखा होगा नाटक, उसमें एक आदमी बोलता है किसी के कान में कुछ, कहता है कि यही बात उसके आगे बोलनी है, और वह बात जब 20 व्यक्तियों के आगे जाती है तो आप देखिए क्या होता है, वह बात पूरा से बिगड़ चुकी होती है। वैसे ही कोई ख ऐसे लिखता है, ठीक है, फिर कोई ऐसे ख लिखता है, फिर होते होते ख क्या हो गया? ऐसे होने लग गया, फिर हो सकता है यह बदल जाए ना। तो ऐसे ही यह बदलते रहते हैं, अक्षर बदलते रहते हैं जब उनका मानकीकृत नहीं। अब तो क्या हो गया? टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग का जमाना है ना, सारी चीजें लिख के रख ली गई हैं, तो अब बदलने के ज्यादा चांस नहीं है। लेकिन पुराने समय में उतारने का क्रम था, उतारते लोग रहते थे, इसलिए पत्थरों पे जब खुद जाती थी वह तो स्थिर हो जाती थी और उसी से पता चलता था कि इसका पूर्ववर्ती रूप क्या था। तो इसमें 2 शैलियां धीरे धीरे विकसित होती चली गई, एक दक्षिण शैली और एक उत्तरी शैली। ठीक है, एक दक्षिण शैली, दूसरी उत्तरी शैली का विकास हुआ था। दक्षिणी शैली में क्या है ना, दक्षिणी शैली से जो लिपियां थी, तेलुगु भाषा की लिपि विकसित हुई, तेलुगु ना, कन्नड़, तमिल, इन सब लिपियों का विकास हुआ दक्षिण शैली से। अब समझ में आया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साउथ की जितनी लिपि हैं वह यहां से बन रही हैं। उत्तरी शैली जो है वह है, उसको बोला जाता है गुप्त लिपि ना। क्या बोला जाता है? गुप्त लिपि। यहां से किसका निर्माण हुआ? इसको बोलते हैं, यहां से जो अगली लिपि थी सिद्ध मात्रिक, दिल थाम के बैठिए, अब वह पल आने वाला है। सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि, इनका यहां से निर्माण हुआ था। और यही आगे चल के ना 2 लिपियां बन जाती हैं, एक बनता है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, और दूसरा होता है शारदा लिपि। तो देखिए देवनागरी का प्राकट्य हो चुका है हमारे इस विषय में ना, हमारे क्लास में देवनागरी का प्राकट्य हो चुका है। तो एक बार जयकारा भी लगा लीजिए ना, जैसे कथा में नहीं होता है कि जब कृष्ण जन्मते हैं तो वृंदावन बिहारी लाल की होता है, तो वैसे ही यह है देवनागरी का। यहां से सिद्ध मात्रिक, देखिए इसका क्रम क्या है। प्राचीन में 3 जो थे, सिंधु घाटी, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आगे परिवर्तित होकर 2 शैलियां इसकी विकसित हुई, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। उत्तरी शैली भी सिद्ध मात्रिक या कुटिक लिपि में परिवर्तित होती चली गई, और यहीं से 2 और लिपियां बनी, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। तो हमारे प्रवेश हो चुका है। यही मैं कह रहा था कि एक मजेदार चीज आने वाली है, यही है वो मजेदार चीजें। तो देवनागरी आ चुकी है, और अब देवनागरी 10वीं देवनागरी का, हाँ देवनागरी क्या है, 9वीं सदी में यह बनी थी। ठीक है, 9वीं सदी, यह ध्यान रखिएगा, 9वीं सदी में यह बन गई थी। ठीक है, और यह एक सदी बाद 10वीं सदी में, 10वीं सदी में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गुप्त लिपि कब हुआ था? 4वीं 5वीं सदी में। तो यह ध्यान भी रखिएगा, 4वीं और 5वीं सदी में
ठीक है। सदी में गुप्त लिपि मतलब गुप्त काल चल रहा था, इसीलिए उस समय गुप्त लिपि थी और धीरे धीरे यह चीजें परिवर्तित होते होते यहां तक पहुंच गई थी। तो इतना याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं देवनागरी लिपि के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देवनागरी लिपि, ठीक है। एक देखिए जो ऊपर मात्रा लग रहा है, यह देवनागरी लिपि का। तो पहला है कि इसको बहुत से विद्वान अलग अलग तरीके से बताएंगे कि क्यों देवनागरी लिपि नाम पड़ा ना। तो सर्वप्रथम गुजरात के राजा, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? तो गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था जयभट्ट नाम था। और जयभट्ट, यह कब थे जयभट्ट? 7वीं 8वीं सदी में, ठीक है। सदी में यह थे सती, ठीक है। इतने में यह उस समय यह थे, ठीक है। इस सदी में यह थे। और जयभट्ट के एक शिलालेख मिला, जयभट्ट का एक क्या मिला? शिलालेख। वहां से शिलालेख से सबसे प्राचीन प्रमाण देवनागरी का यही है। कहां? गुजरात के राजा जयभट्ट जो थे उनका शिलालेख प्राप्त हुआ था। अब नामकरण बताइए, एक बच्चे का नामकरण आज कौन कर देता है? सीधे सीधे उसके पिता माता कर देते हैं। लेकिन पुराने समय में गांव के लोग मिलकर नामकरण करते थे। और नाम क्या होता था? गुण के आधार पे। जैसे जो ज्यादा साफ सफाई से नहीं रहता था उसका नाम कुछ और रख दिया गया, जो तगड़ा है उसका पहलवान नाम रख दिया गया। एक उपनाम रखते हैं हम लोग भी, टीचरों का सबसे ज्यादा नाम रखते हैं ना। कोई टीचर मोटा है तो मोटू सर नाम रख देते हैं। ऐसे ही इसीलिए इतनी विविधता पाई जाती है नामों में। तो अब देखिए यहाँ भी कई प्रकार के लोग क्या क्या कहेंगे देवनागरी के बारे में। तो पहला जो देवनागरी का नाम हुआ वह किस आधार पर माना जाता है? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त थे, उनको बोला जाता था क्या? चंद्रगुप्त सम्राट को देव बोला जाता था और उनकी पाटलिपुत्र को नागर बोला जाता था, ठीक है। देव और नागर, तो यहां से देवनागरी का ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं ना। चंद्रगुप्त और इनको क्या बोला जाता था? देव बोला जाता था। और पाटलिपुत्र को बोला जाता था नागर। तो इन दोनों से मिलके देवनागरी नाम रख दिया गया। देखा, एक नाम ये हो गया। और क्या नाम था? ललित विस्तार में बौद्ध ग्रंथ में जो उल्लेखित हुआ है ना, इसका नागलिपि, जो नागलिपि इसको बोला जाता था। कहाँ इसको बोला जाता था? ललित विस्तार एक ग्रंथ है, ललित विस्तार। यह किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, महायानियों का, ठीक है। याद रखिएगा, महायानियों का एक ग्रंथ है ललित विस्तार। इसमें असल में बुद्ध के लीलाओं का वर्णन है, लेकिन उसके साथ साथ नागलिपि का भी जिक्र है ना। नागलिपि, इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि इसका नाम नागरी पड़ा था, ठीक है, नागरी। तो सबके अपनी अपनी, एक कहा जाता है अपनी अपनी ढपली, अपनी अपना राग। तो अब भाई 2-4 राग आप भी याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हम उसका समुचित जवाब दे सकें, ठीक है। तो सबका अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग रहने दीजिए। और तीसरा क्या था? कुछ विद्वानों ने कहा कि गुजरात में एक ब्राह्मण जाति होती है ना, जिसको क्या बोला जाता है? इस ब्राह्मण जाति को बोला जाता है नागर ब्राह्मण पाए जाते हैं। नागर ब्राह्मण ना, नागर ब्राह्मणों की वजह से इसका नाम नागरी लिपि पड़ा है। तो अब देखिए, यह भी एक परिभाषा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्य युग में स्थापत्य शैली, नागर शैली उड़ीसा वाली याद है आपको? तो नागर शैली से धीरेन्द्र शास्त्री क्या मानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का नाम याद आ रहा है आजकल, समाचार में ज्यादा सुन लिया ना। तो धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जो हैं, उनके आधार पे उन्होंने क्या कहा कि नागर स्थापत्य शैली एक थी। आपको पता ही होगा नागर स्थापत्य शैली के बारे में ना। यह शैली कहाँ थी आपको पता ही होगा ना, उड़ीसा वगैरह में। नागर स्थापत्य शैली से नागरी शब्द का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, और यहीं से यह चल पड़ा, ऐसा इनका मानना था। और रुद्रपट्टनम सामा शास्त्री के अनुसार देवताओं को प्रतिमाओं को बनाने के लिए उनकी पूर्व उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी। तो उनकी उपासना कैसे होती थी? आज भी देखिए बहुत सारे सांकेतिक चिन्ह बनाए जाते हैं ना। कैसा बनाया जाता है? एक ओम बनाया जाता है,
और ऐसे ही बहुत सारे चिन्ह बनाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी पड़ा। यह किसने बोला था, यह बोला था रुद्र पट्टन सामा शास्त्री ने। ठीक है, रुद्रपट्टन सामा शास्त्री ने क्या कहा कि देवताओं को पूजने के लिए क्या कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, उपासना के सांकेतिक चिन्ह बनाए जाते थे। यह कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्र होते थे, आप भी देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे बनाए जाते हैं, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, बहुत सारे यंत्र जैसा कुछ कुछ बनाया जाता है लिख के। और स्थापत्य कला में भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनका मानना था कि यहां से देवनागरी शब्द नाम पड़ा हुआ है। मुद्रण के लिए देवनागरी सबसे पहले कहां बनी, मुद्रण मतलब टाइप करने के लिए सबसे पहले इसका कहां विकास किया गया मुद्रण के लिए, तो यूरोप में। यूरोप में इसका टाइपो बना, क्या बना, टाइपो। टाइपो मतलब समझ रहे हैं, खांचा, तो वहां पे बना सबसे पहले। और चाइना इलेक्ट्रा 1667 में देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। प्रथम पुस्तक देवनागरी में, यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम पुस्तक। प्रथम पुस्तक है, उसका नाम क्या है, चाइना इलेक्ट्रा। कब लिखी गई थी यह, 1667 में चाइना इलेक्ट्रा नाम की किताब लिखी गई थी। ठीक है, इसी के आधार पे मतलब पहली किताब यह माना जाता है देवनागरी का। चार्ल्स विल्किंसन ने पंचानन को भारत की नागरी टाइप करने का श्रेय दिया था। चार्ल्स विल्किंसन और पंचानन को दिया जाता है। चार्ल्स विल्किंसन नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंसन, किंसन और पंचानन, इन दोनों को भारत में देवनागरी में टाइप करने का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। अब देवनागरी की विशेषताएं देख लेते हैं, यह याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, एक डायरी जैसा छोटा सा बनाइए, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रिवीजन करने के लिए कुछ दिन का समय मिलेगा, तो सारा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो क्या करना होगा, एक छोटी सी डायरी बनाएंगे और उस छोटी सी डायरी में छोटी छोटी चीजें लिखते चलेंगे। अब देखिए देवनागरी की विशेषताएं, देवनागरी की विशेषताएं हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देवनागरी की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है इसका, देखिए यह क्या है, बहुत ही मतलब हिंदी जितने भी व्याकरण शास्त्री हैं ना, ध्वनि चिन्हों के अनुसार यह क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। क्या है, वैज्ञानिक है, क्योंकि यह क्रम से निकलती है। क्रम से मतलब जैसे आवाज जहां से पैदा होती है और जहां तक बाहर निकलती है, वहां तक में जो जो भी परिवर्तन आते हैं उनके बेस पे रखी गई है ना। जैसे देखिए सबसे पहले कौन सी ध्वनि आती है, तो सबसे पहले कंठ, कंठ से जो निकलता है उसको कंठ बोलते हैं। उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा ना, जब हमारी जीभ तालु से ऊपर टकराती है तो उसको मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद दांत से जीभ टकराती है तो उसको दंत बोलते हैं ना। उसके बाद ओष्ठ, प फ ब, ओठ टकराते हैं। ठीक है, ओष्ठ। उसके बाद ओष्ठ के बाद क्या है, उसके बाद है नासिका, ओष्ठ के बाद नासिका ना। तो यह सब क्रम है, देखेंगे क्रम। तो क्रम क्या मिला, हमारा क्रम यह है, इसलिए है यह सबसे बड़ी। जबकि एबीसीडी आप देखिए, ए कहीं से बोला जा रहा है, बी कहीं से बोला जा रहा है, सी कहीं से, डी, ई, एफ, जी, एच, तो ऐसे अलग अलग जो ध्वनि संकेत हैं वह कहीं से भी बोले जा रहे हैं, उसमें कोई भी वैज्ञानिकता नहीं है, बस रख दिया गया है। ठीक है, तो यह सबसे पहले विशेषता है देवनागरी की। दूसरी विशेषता क्या है देवनागरी की, देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अक्षरों के नाम तथा उच्चारित रूप से विभिन्न अलग अलग नहीं होता है ना। और जैसे हम जो लिखते हैं वही उच्चारित करते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे बट, पुट, देखिए BUT बट और PUT पुट, यहाँ अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पुट का उच्चारण हो रहा है, बट पुट। लेकिन हिंदी में जब लिखा जाएगा मात्रा तो उसका एक जैसा ही हमेशा उच्चारण होगा, अलग अलग उच्चारण नहीं होगा। देवनागरी लिपि की सबसे विशेषता क्या है, मात्रा व्यवस्था है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वर जो है वह क्या होते हैं, स्वरों के साथ मतलब व्यंजन के साथ उच्चारित होते हैं। अ तो हर एक में आत्मा है। ठीक है, जैसे क बोलेंगे तो उसमें अ छुपा हुआ है, इसीलिए जब हम क की आत्मा कैसे निकालेंगे, इसमें हलंत लगा देंगे तो इसकी आत्मा निकल जाएगी ना। तो पूरा अक्षर जब भी बनता है तो उसकी आत्मा के साथ बनता है क, उसमें अ विद्यमान होता है।
और जब भी और मात्राएं हम लगाते हैं तो उसकी एक अलग से मात्रा आती है, जैसे राम लिखना है, ठीक है, तो यह आ की मात्रा का एक खड़ी पाई, हर एक मात्रा के अपने अलग अलग चिन्ह होते हैं ना। तो देखिए जैसे आ की मात्रा है उसका चिन्ह क्या है, छोटा ई की मात्रा है इसका ये वाला चिन्ह है, ठीक है, बड़ा ई की मात्रा तो इसका यह चिन्ह है। तो ऐसे अलग अलग चिन्ह हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। जबकि आप ABCD में देखेंगे तो A, E, I, O, U यह अल्फाबेट्स, यह जो वॉवेल्स हैं यह सीधे सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं, इनका कोई और से चिन्ह नहीं होता है। तो यह एक विशेषता है। और क्या विशेषता है, और देवनागरी में जो होती है सिरोरेखा होती है। सिरोरेखा क्या होती है, और सिरोरेखा दो चीजों से जरूरत हो, दो चीजों के लिए मायने रखती है सिरोरेखा। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं जोश, ठीक है, तो देखिए ये है सिरोरेखा जिसको मैंने खींचा जोश, और यह अर्थ भी देती है। अर्थ भी कैसे देती है, सिरोरेखा एक साथ जोड़ के शब्दों को अर्थ भी देती है। जैसे एक देखिए कपड़ा सूख रहा है, कपड़ा सूख रहा है ना, यहां पे देखिए सब क्या है, ये लगाया गया है। अब देखिए हम क्या करें, यदि इसको न लगाएं और अलग अलग चीजों पे लगा दें, जैसे कप ना, अब देखिए हम नहीं लगाते हैं, क प ये लग ही जाता है, आदत बना हुआ है, रा सु ख रहा है, तो यहां पे मैंने सिरोरेखा नहीं बुलाया, लेकिन इसको बोला कैसे जाता है, कप डासु खर हा है। तो यदि ऐसे ऐसे पढ़ा जाए, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। जबकि सिरोरेखा लग गई तो इसका मतलब यह है कि हमें इसमें एक ही बार में इसको पढ़ना है। जबकि यहां देखिए क्या पढ़ देंगे हम, कपड़ासु ख, कपड़ासु, ठीक है, कप कप डासु खर हा है, तो अलग अलग हो जाएगा, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको ना। तो यह दो चीजों के लिए है, एक तो यह क्या कर देती है, शब्दों को संगठित कर देती है, एक साथ कर देती है, जिससे कि अर्थ की निष्पत्ति आसान हो जाती है। लेकिन नहीं तो दिक्कत हो जाए, बहुत सारे शब्दों को हम इधर से उधर पढ़ने लग जाएं ना। और एक ध्वनि के लिए एक अक्षर प्रतीक चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है। और इसमें क्या है, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे हिंदी अक्षर में क्या है, दो दो चीजों को जोड़ दिया जाता है, संयुक्ताक्षर का भी योगदान है, संयुक्ताक्षर भी इसमें होते हैं, ठीक है। देवनागरी की दोष क्या है, दोष एक सिरोरेखा का ही आता है ना। सिरोरेखा क्या माना जाता है कि इससे ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसका सुझाव दिया गया कि सिरोरेखा लिखने में तो ना प्रयोग किया जाए, लेकिन टाइपिंग करने में इसका प्रयोग किया जाए ना, ये है। और भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी वर्णमाला कहा बहुत लंबी है, यह भी एक इसकी गलती थी। व्यवहारिक स्तर पर देवनागरी लिपि के अनेक आवश्यकताएं सुझाव आए जिससे कि इसको सुधार किया जाए, इसमें इसको छोटा किया जाए। जैसे कि सारी मात्राओं को हटा के क्या कर दिया जाए, एक अ हो गया ना, एक आ हो गया, और एक ई हो गया, एक बड़ा ई हो गया, ऐसे कर दिया जाए। सबको ऐसा सुझाव दिया था, सावरकर बंधुओं ने दिया था, जिसको कि गांधी ने भी माना था ना। देवनागरी लिपि में मुद्रण तथा टंकन कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें कुल मिला के 400 से ज्यादा अलग अलग हमें वर्ड्स बनाने पड़ते हैं। जबकि इंग्लिश में कितने हैं, कुल मिला के 50 बनाने पड़ेंगे, 26 से हो गया, उसके बाद कॉमा ते वो कुछ मिला के 50 से ज्यादा उसमें नहीं होंगे। जबकि हिंदी के लिए 400 से ज्यादा उसमें वर्ड्स बनाने पड़ेंगे, जिसको दबाने से क्या हो, छप जाए। तो इसलिए अब तो कंप्यूटर का समय है, और अब ये बहस ही क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, क्योंकि अब बोलने से सीधे टाइप हो जा रहा है, तो अब कठिनता और सरलता की बात ही खत्म हो गई है। अब देखिए देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बहुत सारे प्रयास हुए। मानकीकरण का मतलब इसका एक चीज निर्धारित कर दिया जाए पूरे भारत के लिए। ऐसा प्रयास सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए एक फॉन्ट बनाया था, ठीक है, फॉन्ट बनाया था, उसी को तिलक फॉन्ट भी उसको बोला जाता है। बहुत प्रसिद्धि मिली थी समय में, बहुत पुराने समय में। 20वीं सदी के आरंभ में जस्टिस शारदा चंद्र मित्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सभी भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था। देवनागरी में वे ऐसा सुधार, तो जस्टिस कौन थे, दूसरा प्रयास इन्होंने किया था, जस्टिस शारदा चरण मित्र थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देवनागरी को सुधार के लिए मतलब मानकीकरण करने का बहुत सारा प्रयास किया था। 20वीं सदी में सावरकर बंधुओं ने ये वाला आइडिया दिया जो अभी मैंने बताया, कि उन्होंने ये मात्रा कहा कि कोई जरूरत नहीं है, अ ना, ई बड़ा ई, उ
बड़ा वो ऐसे ही उन्होंने दिया था, ऐसे ही बहुत सारा उन्होंने कहा कि केवल इसको रख दिया जाए, और इसको गांधी जी ने भी माना, और हरिजन जो पत्र उनका छपा था उसमें इसका प्रयोग भी किया था गांधी जी ने। ठीक है, मानकीकरण के लिए इसका प्रयोग हुआ था। अन्य जो प्रस्ताव दिए गए थे उसमें कहा गया था कि जो महाप्राण है, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाना चाहिए, जो महाप्राण व्यंजन है, जैसे क हो गया अल्प प्राण है, ठीक है, ख क्या है, महाप्राण है। तो उन्होंने कहा कि ख कैसे लिखा जाए, ख को ऐसे ना लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, क के नीचे ऐसे कर दिया जाए, इसको ख बोला जाए, इसको क बोला जाए। ठीक है, जैसे ABCD आप देखिए ना, बी से ब और BS से भ, उसमें महाप्राण में H जोड़ दिया जाता है तो महाप्राण बन जाता है। तो ऐसे ही यहां भी सुझाव आया कि नीचे एक ऐसे चिन्ह लगा दें जिससे कि क्या हो जाए, वह महाप्राण हो जाए, जिससे कि अक्षर और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यह सुझाव आया था। और यह सब सुझाव क्यों आ रहे थे, क्योंकि उस समय टाइपिंग मशीन में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी इसको लेके। ठीक है, तो जितना कम जो चिन्ह होंगे उतनी अच्छी से इसका विस्तार होगा, तो इसलिए इसका यह प्रयोग, मतलब यह सब सुझाव दिए गए थे, इसको ऐसे कर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि गोरखनाथ का सुझाव दृष्टि महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मात्राओं के वर्णों के ऊपर नीचे दाएं बाएं से मात्रा हटा के क्या किया जाना चाहिए, जैसे हमें की लिखना है तो की कैसे लिखा जाएगा, की लिखा जाएगा क और ई, सॉरी ये ऐसे मात्रा आगे रखा जाए। ठीक है ना, तो इनका यह सुझाव था। जैसे मैना लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, म ए ना, ठीक है, ऐसे मैना लिखा जाए, ना की भी मात्रा आगे, न और आ की मात्रा ऐसे। तो उन्होंने ये थोड़ा सा कठिन का, आसान हो सकता है टाइपिंग करने में, लिखने में तो थोड़ा कठिन लग रहा है मैना। श्याम सुंदर दास के अनुसार अनुस्वार प्रयोग व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया। अंग य के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग किया जाना चाहिए, तो यह सब उन्होंने कहा। ठीक है, और उसके बाद संस्थागत प्रयास कौन कौन से थे, तो संस्थागत प्रयास ये था कि 1935 में क्या किया गया, प्रथम प्रयास हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन में क्या किया गया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी इसके क्या थे, गांधी इसके चेयरमैन थे, गांधी अध्यक्ष थे। और जो इस समिति के जो सभापति तो गांधी जी का था, लेकिन इसके संयोजक कौन थे, संयोजक भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह कौन सा, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन बना, इसके गांधी अध्यक्ष थे। और संयोजक कौन थे, संयोजक थे काका कालेलकर, काका, ठीक है, काका कालेलकर इसके संयोजक थे। और इसमें बहुत सारी सिफारिशें जो सावरकर बंधुओं की, जो सावरकर, वही बंधुओं, वीर सावरकर की बात हो रही, सावरकर बंधुओं ने जो सुझाव दिया था उसको मानने की बात कही गई। ठीक है, क्या कहा गया कि सावरकर की सारी बातें इसमें मान ली गई थी। ध और म के, अब देखिए इसमें सावरकर बंधुओं द्वारा 12 खड़ी जो 12 मात्राएं होती थी उसको अ के आधार पे सबको निर्धारित कर दिया गया था। जैसे मैंने बताया अ ना, ई, उ, ऐसे इनका अ के ही पे मात्रा लगा के 12 खड़ी को सुधार करने की सिफारिश की थी। और मात्रा जैसी है वैसी ही रहे, लेकिन अनुस्वार व्यंजन को हटाकर, जैसे मतलब अनुस्वार और व्यंजन को हटा के लिखा जाए। जैसे रानी लिखना है, रानी तो कैसे लिखा जाए, र, आ, न और फिर ई की मात्रा ऐसे ना, ऐसे लिखा जाए। ठीक है, तो रानी, रानी ऐसे बनेगा, यह भी सुझाव मान लिया गया। और 1945 में एक दूसरा सुझाव आया था काशी नागरी प्रचारणी सभा का, 1945 में। और यह कब था, 1935 में। 10 साल बाद कौन सा सुझाव आया था, 10 साल बाद आया था नागरी प्रचारणी का ना, नागरी प्रचारणी ने क्या कहा, इन्होंने सुझाव दिया, यह समिति नागरी लिपि के सुधार के लिए बनाई गई थी, 1945 में बनाई गई थी। और इस समिति में श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। गोरखनाथ मतलब ये वाली मात्रा, जो ऐसे नहीं कि राम लिखना है तो र, आ की मात्रा, और म, रानी लिखना है तो रा, आ, न और ई ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं, इसको अस्वीकार कर दिया गया। कहा कि यह बहुत बोझिल प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये सब कुछ सुझाव थे। और 1900 देवनागरी मानकीकरण के संबंध में सबसे पहला और बड़ा सरकारी प्रयास कब हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ना, उत्तर प्रदेश ने किया था।
ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, हिंदी है। 1947 जब भारत आजाद हुआ तो वहां पे जो सरकार बनी थी, पहले इसको संयुक्त राज्य बोला जाता था ना, संयुक्त राज्य नहीं, इसको बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस ना, यूपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस ना, उत्तर प्रदेश नहीं, यह यूपी जिस शब्द के लिए प्रयोग होता था, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था। और उसने क्या किया था 1947 में, 1947 में क्या किया था, उत्तर प्रदेश ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या किया था इन्होंने इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और के 12 खड़ी जो बनाई गई थी सावरकर बंधुओं द्वारा ना, क्या उसको अस्वीकार कर लिया गया कि यह ठीक नहीं है, सब रहनी चाहिए। मात्राएं यथावस्थ यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं लगनी चाहिए, मतलब यह जो गोरखनाथ का सुझाव था इसको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंचाक्षर ना, पंचाक्षर कौन होते हैं, जैसे अंग ना, य और न, यह सब जो हैं, इन सबको क्या कहा, इन सब का अनुस्वार का, इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। व्यंजन संयोजन और व्यंजनों के नीचे और न जोड़ा जाए। व्यंजन संयोजन की स्थिति तो व्यंजन को हटाकर लगाया जाए, ठीक है। व्यंजन संयोजन कैसे होता है, जैसे दो व्यंजन आपस में जोड़े जाते हैं तो उन्होंने कहा नीचे ऊपर नहीं जोड़ना है, उसको सीधे सीधे क्या करना है, उसमें हलंत लगा देना है। जैसे कोई शब्द है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी लिखना है, ठीक है, पृथ्वी तो नहीं, इसमें पृथ्वी नहीं बनेगा। जैसे लिखना है व्यंजन, ठीक है, या फिर संयोग लिखना है, संयोग, तो स लिखना है ना, उस पे हलंत, फिर संयोग, ठीक है, ये तो पूरा रहेगा, इसमें भी नहीं है। दो शब्द जहां आपस में जुड़ रहे हों, जैसे वैज्ञानिक में भी नहीं है, जैसे भास्कर है, ठीक है, भास्कर, तो भास्कर कैसे लिखा जाएगा, एक मिनट, भास्कर, तो भा हो गया और स पूरा लिखा जाएगा और हलंत लगा के फिर क और र लिखा जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया कि कहाँ, किसने, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में जो समिति बनी थी उसका यह सिरोरेखा हमेशा लगाई जाए, यह भी उत्तर प्रदेश के उसमें सुझाव दिया गया था। फिर 1953 में हिंदी भाषी प्रदेशों में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन हुआ, जिसमें समिति की क्या सिफारिशें विचार किया गया। सम्मेलन में 2 नए सुझाव दिए गए। ई की मात्रा पाई छोटी करके दाहिनी ओर लिखी जाए, और ख पहले ऐसे लिखा जाता था, इसके स्थान पे ख को ऐसे लिखा जाए, ताकि इसको रव अलग अलग न पढ़ा जाए, ठीक है। तो यह सब सुझाव दिए गए, और आज जो आपके सामने देवनागरी लिपि उपस्थित है वह इसी रूप में दिखाई देती है, जो इतने सुझावों के बाद आई थी। देवनागरी लिपि के संबंध में आइजैक पिटमैन ने क्या कहा था, यह संसार की संपूर्ण सर्वांगपूर्ण अक्षर है और देवनागरी के हैं। संसार में कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो वह देवनागरी के हैं। यह किसने कहा था, आइजैक पिटमैन ने, यह याद रखिएगा। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई ही नहीं, आचार्य विनोबा ने कहा। और देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, राहुल संकृत्यायन ने कहा। तो यह सब याद रखिएगा, और भी चीजें इसमें से आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, और हम किसी और क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।